Hi everyone, this is another video for Zindagi Simplified. Overthinking. कुछ सुना सुना सा लगता है, जाना पहचाना सा वर्ड है। ओवरथिंकिंग जो है एक आजकल की एक बड़ी ख़ास बीमारी हो गई है, जिसमें हम लोगों को कुछ ख़ास सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। इट कम्स नेचुरली टू ऑल ऑफ अस और फिर हमें अपने लूप में ले लेती है और इस लूप में लेने के बाद ये ओवरथिंकिंग हमको इतना पैरालाइज्ड कर देती है कि हम अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने के लिए भी नाकाबिल होते हैं और उस वक्त हमको अपनी सोच के ऊपर इतना ज़्यादा कमांड और कंट्रोल नहीं होता है कि हम उसको कंट्रोल करके उसके और अपने लिए कुछ आगे कर सकें। तो अगर इससे ज़्यादा कुछ कहूँगी तो आपको लगेगा कि टू मच ऑफ टॉकिंग अबाउट ओवरथिंकिंग। अगर आपका ब्रेन जो सोच रहा है, जो माइंड आपका सोच रहा है, वो आपके इमोशंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसा कि आप फील करते हैं, देन इट इज़ क्वाइट पॉजिटिव। बट इफ योर इमोशंस ओवर योर ब्रेन, देन इट्स गोइंग टू बी डेंजरस। दिमाग को अगर इमोशंस कंट्रोल कर लें तो फिर वो सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसके साथ लेकर आती हैं, जैसे कि गेमिंग है, जैसे कि एडिक्शंस हैं, लाइक फ़ोन है, स्क्रीन टाइम है, इंस्टाग्राम है, अल्कोहल है, वीड्स हैं, स्मोकिंग है, सो मैनी ऑफ हैबिट्स। और ये हैबिट्स जो हैं जब बन जाती हैं तो बहुत मुश्किल होती है छुड़ाना, क्योंकि हम इसमें इतना फंस जाते हैं कि वी फील एडिक्टेड, वी नीड अ किक एंड दैट किक कम्स फ्रॉम वट एवर वी आर डूइंग। ऐसे ही ओवर थिंकिंग जो है ये भी एक काइंड ऑफ एडिक्शन है। योर ब्रेन्स आर टेंड टू बी लाइक दैट ओनली कि अगर किसी चीज़ में उनको कंफर्ट हो रहा है, आराम महसूस हो रहा है, तो वो दे कीप ऑन डूइंग दैट थिंग एंड सेम गोज विद द ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और हम उससे बाहर खुद ब खुद नहीं आ सकते और हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में, उससे बाहर निकलने के लिए, तो वो समझ लीजिए कि एक चीज़ है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। दो टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग पैटर्न्स। एक वो लोग जो कि कुछ सोचते हैं और उसके बाद उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। एक वो लोग जो सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं और उसके बाद अपने लिए ही कई सारी मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। So these are the two basic personalities that we see in every day life। हमारे ब्रेन्स को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि हमें कंफर्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और हम उसमें सुकून तलाश करने के लिए वहाँ रहें। लेकिन अगर हमें कहीं किसी ऐसे सिचुएशन का सामना पड़ जाए कि जिसमें हमें कुछ एफ़र्ट लगाने हों, अपने कंफर्ट को छोड़ना हो, अपने सुकून को छोड़ना हो, तो उस वक़्त हम उसमें पढ़ने से डरते भी हैं और अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर हम उसके बारे में सोचते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना सोचते हैं कि खुद की ज़िंदगी में कई बार मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में और ओवर थिंकिंग की क्या सिम्पटम्स होते हैं, ये कैसे आपको पता लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप किस तरह से जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट्स पैदा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी ओवर थिंकिंग के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी कोई चीज़ जो आपकी तरक्की के, आपके प्रोग्रेस के रास्ते में रोड़ा बनती है, तो उससे निमटना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट दैट ईजी बट इट कैन बी हैंडल्ड। सो ओवर थिंकिंग टू टाइप्स की होती है। एक वो जो आपको काम नहीं करने देती और एक वो जो आपको काम करने पे मजबूर करती है।
जो आपको काम नहीं करने देती, उससे मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इज़ सफरिंग। लेकिन जो काम करने देती है और काम की तरफ उकसाती है, काम की तरफ प्रोवोक करती है, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो हम इसके बारे में बात करने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि हम क्यों ओवरथिंकिंग करते हैं? व्हाई डू वी फॉल प्रे टू ओवरथिंकिंग? एंड इट्स अ लूप। ऐसा नहीं है कि आपने ओवरथिंकिंग की और छोड़ दिया। इट्स अ लूप, और ये आपके ब्रेन में आपके न्यूरल पाथवेज बना लेता है एंड फाइनली उन रास्तों पे आपको ले जाता है, और फिर आप एक लूप में फंस जाते हैं। यू जस्ट इनकलकेट द हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग। आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाता है कि आपने ज़रा सी कोई बात हुई एंड यू स्टार्ट इट। तो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पॉजिटिव के मुकाबले। और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स में सबसे पहला आता है डिसीजन फटीग। कोई इवेंट हुई जिसके बारे में आपने सोचना शुरू किया, और आप इतना सोचा कि उसके बाद आपको एक डिसीजन फटीग हो गई। मतलब आप फैसला करने के काबिल नहीं रहे, डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहे, और आप सोचने के बाद इतने थक चुके हैं कि अब आपको मतलब आपके पास वो पावर ही नहीं रही कि आप उसको डिसाइड कर सकें किसी चीज़ को। सो दिस इज कॉल्ड डिसीजन फटीग। नेक्स्ट इज एनालिसिस पैरालिसिस। व्हाट इज दैट? You analyze a situation, you start overthinking over it, और इतना सोचने के बाद आपका दिमाग एकदम पैरालाइज हो जाता है। यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीशंस। और यहीं से शुरुआत होती है आपकी और प्रॉब्लम्स की। जैसे कि अगर हम सोचें कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी भी इवेंट हुई जिस इवेंट में हमें लगा कि भाई हम ये कर सकते हैं, एंड वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। या कभी सपोज कोई आपके पास एक इनकम टैक्स का एक छोटा मोटा नोटिस आ गया और आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। यू थिंक दैट मच कि अब आपको ये नहीं पता कि अभी भी आपके पास टाइम बचा है, आप अपना टैक्स अभी भी जमा कर सकते हैं। यू स्टार्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड यू एट द टाइम जब आपको वो एक्शन लेना था वो आपका सोचने में निकल गया और आपको पेनल्टी देनी पड़ी। या और भी बहुत सारी एग्जांपल्स रखती हैं। तो अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है, और हम सब इसमें मुब्तला रहते हैं कि जस्ट स्मॉल थिंग्स कीप अस सो बिजी दैट वी रियली वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी डूइंग दैट। आपने कभी मार्क जकरबर्ग को या एलन मस्क को देखा? इनके कपड़े कैसे होते हैं? दे वेयर ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स। वो एक से ही कपड़े होते हैं, बट ताकि वो पहनेंगे और अपना काम करेंगे और उनको अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करना है उसमें एक्सेल करेंगे। लेकिन एक आम आदमी को अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, किसी पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, किसी बोर्ड मीटिंग में जाना है, कहीं कुछ प्रेजेंटेशन देना है, तो वो सबसे पहले सोचेगा कि मुझे क्या कपड़े पहनने हैं। वो कपड़े जो अलमारी में इतने सारे लटके होते हैं आपकी, उसमें से एक भी इस काबिल नहीं दिखता आपको एट टाइम्स। और उससे क्या होता है? उससे यू वेस्ट एनर्जी थिंकिंग अबाउट विथ समथिंग विच इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट, राइट? तो ये इम्पॉर्टेंस जो है वो किस चीज़ की होनी चाहिए और कहाँ जा रही है? ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी ही तो है। या सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं और आपसे कहा गया कि भाई आपको एक छोटा-सा एक प्रेज़ेंटेशन देना है, स्टेज परफ़ॉर्मेंस है। चूँकि आप यू आर नॉट रेडी टू फेस द कैमरा, और यू आर शाय टू गो फॉर पब्लिक स्पीकिंग, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। और आप इतना सोचते हैं कि आपके हाथ-पाँव ठंडे हो जाते हैं, आपको जिटर्स होते हैं, और आप फाइनली बहुत ही एक ऑड सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे आप इसको नहीं कर पाते अपने काम को। क्योंकि ओवरथिंकिंग जो है उस आपकी सारी जी कैपेबिलिटीज़ को पैरालाइज़ कर देती है। So this is first negative impact is decision fatigue. Second is analysis paralysis, and third one is waste of energy. अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे?
चूँकि सभी हम लोग अक्सर ओवरथिंकिंग किया करते हैं, तो ये सिम्पटम्स हमारे यहाँ आम हैं जो हम देखते रहते हैं। जिसमें सबसे बड़ा सिम्पटम है जिससे आपको पता लगे कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, वो ये है कि आप इनडिसाइसिव हो जाते हैं। आप डिसीजंस लेने के काबिल नहीं होते। और आपका जो सॉल्यूशन देने की एबिलिटी होती है, सॉल्व करने की एबिलिटी होती है, वो एकदम ख़त्म। तो उससे क्या होता है कि जब आप इनडिसाइसिव हो गए, जब आप माइंडफुली नहीं थे सोच पाए किसी चीज़ को और आप सॉल्यूशन भी नहीं दे पाए और हम अक्सर जो थॉट्स हैं इनको रिपीट किया करते हैं। एक ख़्याल आया, आपने अपने को उससे हटाया एंड वापस वही ख़्याल आ गया। सपोज़ आप ऑफ़िस में थे, आपसे किसी ने मिसबिहेव किया, आप उससे क्योंकि आप आपसे ज़्यादा हायर पोज़ीशन में था, तो आप उससे उस वक़्त कुछ नहीं कह पाए। लेकिन जब आपको ख़्याल आता है उस सेम सिचुएशन का, तो वो आप उसको रिपीट करते-करते वही सेम पेन महसूस करते हैं अपने दिल में। आपको गुस्सा भी आता है, आपके इमोशंस भी उस वक़्त काम में आते हैं, आपका ब्रेन भी थकता है, मगर उसके बाद भी आपको ये ख़्याल नहीं आता कि वो टाइम जा चुका है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, दैट गॉन इज़ गॉन, व्हाट इज़ पास्ट इज़ पास्ट। तो सबसे बड़ी ये थकावट वाली और थकान देने वाली चीज़ है कि हम उसको इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं कि वो बार-बार लूप बनता है, बार-बार हम उसी सिचुएशन में जाते हैं, बार-बार अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे कि सामने आती हैं, जिसमें हम जिस वक़्त ओवरथिंकिंग में होते हैं, तो हम उस वक़्त सो भी नहीं पाते ठीक से। हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं और एक एवरेज आदमी की ज़िंदगी में 36,000 से 80,000 थॉट्स तक आपके ब्रेन में पर डे एंटर होते हैं। अब सोचिए अगर ये सारे ब्रेन में आपके जो थॉट्स हैं, अगर ओवरथिंकिंग होगी तो मल्टीप्लाई होंगे और भी ज़्यादा हो जाएँगे और आपका ब्रेन इसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या करें? क्योंकि ब्रेन को रेस्ट भी करना होता है, उसे सोना भी होता है और सोना सिर्फ़ इसलिए नहीं होता है कि फिज़िकली थक गए हैं आप। अब ब्रेन को जो सारे दिन की इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करना है। उसको 3 प्रोसेस से गुज़ारना है जिसमें डिलीट भी करना है, डिस्टॉर्ट भी करना है और स्टोर भी करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ब्रेन को भी नींद चाहिए और नींद नहीं मिली तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा इसका असर पड़ने वाला है। तो ओवरथिंकिंग इज़ नॉट गोइंग टू मेक अप एंड इट्स नॉट गोइंग टू मेक अप योर यस्टरडे। इट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म योर टुमारो। इट्स ऑल्सो ruining योर टुडे। आज भी खराब हो रहा है, कल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं और आने वाले कल की कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आप ओवरथिंकिंग में फँसे हुए हैं और ये ओवरथिंकिंग हमें ले जाती है एक ऐसे रास्ते पर जहाँ हम सिर्फ़ और सिर्फ़ बैठ के सोचते रहते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सो ओवरथिंकिंग और माइंडफुलनेस में यही डिफ़रेंस है कि अगर इफ़ यू थिंक अबाउट समथिंग माइंडफुली, यू टेक आउट सॉल्यूशंस, you find out the way to solve that problem. But if you are overthinking, you end up having fatigue, sleeplessness, restlessness, and lot many problems. सो ओवरथिंकिंग की जो सिम्पटम्स हमने आपको बताए, जो ओवरथिंकिंग के तरीके हमने आपको बताए, किस तरीके से आपको पता चले कि ये ओवरथिंकिंग है, ये क्या चीज़ है। अब हमें ये पता भी चल गया कि हमारी स्लीप के डिसऑर्डर्स हैं, हमको तरह भूख नहीं लगती है, जिस वक़्त हम ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं, हम खाना भी नहीं खाते हैं, कई बार ऐसा होता है भूख ही नहीं लगती। तो आपकी टोटल फिज़ियोलॉजी उसके वजह से परेशान होने लगती है। तो अब इसके लिए इससे बचें कैसे? ओवरथिंकिंग से बचने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे और वो रूल्स सबके लिए अलग हो सकते हैं। अ, मगर कुछ बेसिक यूनिवर्सल रूल्स हैं। व्हाई डू वी ओवरथिंक?
क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशंस को। वी वांट टू कंट्रोल, ओवर पावर करना है। जिन चीज़ों पे आपका कोई इख्तियार नहीं, आपका कोई कंट्रोल नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता, आप उनको भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो गया, वो कंट्रोल से बाहर है। जो आने वाला है, वो भी कंट्रोल से बाहर है। मगर जो है, उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो वो भी गया आपके हाथ से। तो सबसे रूल ऑफ थंब इज़ डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। यू कैन नॉट। सेकंड है, बी ओपन टू चेंज। नई चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं, बहुत से नए पैटर्न्स डेवलप होते हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं ऐसी कि जो हमें चेंज होने पे मजबूर करती हैं। सपोज़ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, दे हैव ओनली वन संडे विद देम। उस संडे में उनका एक ख़्याल है कि वो साथ में मूवी देखेंगे, लंच करेंगे और 10 तरह के काम उन्होंने सोच रखे हैं। लेकिन अगर इन केस हस्बैंड को जाना पड़ जाए किसी इमरजेंसी में या वाइफ को जाना पड़ जाए किसी वजह से, और वो कहे ठीक है, आई विल कैच यू अप इन द इवनिंग, आप अपना ये काम कर लो, मुझे शॉपिंग करनी है, तो हम अपने अपने काम निपटा के देन विल सिट टुगेदर। उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कि अगर आपने ये चेंज देखी, एक पैटर्न आपने सेट कर रखा था, उसमें आपने एक चेंज देखी और इस चेंज को आपने एक्सेप्ट किया, तो एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि आप उस वक्त उस चेंज को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उस चीज़ के साथ आप कुछ अच्छा भी कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम शाम में मिलके उसको अच्छे टाइम को गुजार लेंगे। लेकिन अगर आप ओवर थिंकर हैं, तो आप सोचना शुरू करेंगे, क्या इसको मेरे साथ अच्छा नहीं लगता? क्या मेरे साथ ज़्यादा पसंद नहीं है? क्या मुझसे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट काम है? और फाइनली यू एंड अप काहे में? शक में मुब्तला होंगे। सुकून दरहम-बरहम होगा और आपका जो ये संडे, जो इस वक़्त के बाद वाला टाइम है जब आपसे मिलने का वादा है, वो टाइम भी जाएगा। तो बी ओपन टू चेंजेस। जितनी चेंज आप अपनी एक्सेप्ट कर सकते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए खुले दिल से उनको लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप एक लूप ना बनाएँ ओवरथिंकिंग का। सो फर्स्ट इज़ don't try to control. Second is be open to changes. And the third rule is take quick decisions. कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी किसी जगह स्कूटर चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, राइडिंग, और पास से कोई ब्रश करने की कंडीशन में निकला, बिल्कुल एकदम बिल्कुल करीब से, तो वी अननोइंगली जस्ट टिल्ट करेंगे हैंडल को ताकि हमारे हाथ में चोट ना लगे। एंड दैट्स रिफ्लेक्सिव डिसीजन, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू। लेकिन ये रिफ्लेक्सेशन हमारे ब्रेन में जो है वो नहीं हो पाता अगर हम उसे ज़्यादा टाइम दे दें, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है ओवरथिंकिंग की। उसकी टेंडेंसी है आपको सिचुएशंस में बचाने की, आपको सेफ रखने की, और वो सेफ रखने की वजह से आपको वो कोई काम नहीं करने देगा जिसमें आपको रिस्क हो। तो वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और ये प्रोटेक्शन जो है वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। आप एक स्लगिश लाइफ़स्टाइल में जीते हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन में रह रहे हैं, तो जब कोई भी कंफर्ट ज़ोन में रहता है, तो उसके मिरेकल्स की उम्मीद करना उसके लिए बड़ा अजीब-सी बात है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर सीइंग दीज़ मिरेकल्स। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। डिसीजंस जल्दी लेना ताकि आप उस पे ओवरथिंकिंग ना शुरू करें। प्रॉस एंड कॉन्स देखिए एंड डिसाइडेड लाइक एक सेट ऑफ टाइम जो आपको लगता है कि आपने 10-12 उसकी ऐसी चीज़ें लिख ली कि जो आपको उसमें फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, 10-12 आपको उसने वो चीज़ें लिखनी जो उसमें नेगेटिविटीज़ हैं, और उन दोनों को कंपेयर कीजिए और देखिए कि आपके फ़ेवर में क्या ज़्यादा जाता है और उसको डिसाइड करिए। अगर आपने इसको डिले किया तो आपका ब्रेन वो चीज़ों में आपको कभी नहीं जाने देगा। So this is one of the most important fact that you have to decide fast. पहले सोच लीजिए सब कुछ और उसके बाद डिसाइड कर लीजिए, फिर वापस लौटने के लिए कोई गुंजाइश ना छोड़िए। माइंडफुलनेस इज़ लाइक आपको ये पता हो कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रॉब्लम्स का को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं।
इसकी सिचुएशंस को हम कैसे ख़त्म कर इनकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो माइंडफुलनेस इज़ solution oriented, whereas overthinking is problem oriented. तो सॉल्यूशन निकालना, हल निकालना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल इज़ डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Don't try to control everything. Second is be open to change. Third is take quick decisions. Don't overthink about something so long that it loses its importance. Fourth is practice mindfulness. Just take out the solutions of anything you have. Don't overthink about it. Just try to find out the solution to mend it. और लास्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ माइंड डंपिंग। दिस माइंड डंपिंग इज़ वॉट, आपके दिमाग में जब भी ये लूप बना ओवर थिंकिंग का, आपने स्टार्ट किया और ये यहाँ शुरू हो गया और आप इसमें फंसते चले गए, तो आप अपना जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो काम कर रहे हैं, वो सब पीछे रह जाएगा। अभी आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड से उठा के इसको डंप करना है। एक पेन और डायरी के साथ बैठिए। जब भी कोई ओवर थिंकिंग के बारे में आप फंसना शुरू हों, आपको एहसास हो जाए, अवेयर हो जाए आप कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो आप उसको डायरी में लिख दीजिए एंड टेल योरसेल्फ दैट आई विल एड्रेस दिस सिचुएशन लेटर। तो दिस इज़ माइंड डंपिंग विच इज़ लाइक बहुत फ्रूटफुल है, काफ़ी फ़ायदा मिलता है लोगों को इसको इससे करने से। एंड गाइडेड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीसफुल माइंड चाहिए तो इंटरनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है, और इंटरनल हीलिंग होती है आपकी गुड स्लीप एंड मेडिटेशन से। सो प्रैक्टिस मेडिटेशन, क्योंकि अगर आपने मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे ओवर थिंकिंग नहीं होती है। अब एक यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है कि एक मॉन्क थे, ज़ेन मॉन्क, और उनके पास कोई शख्स गया और बोला कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ मैं, मुझे हर वक्त कोई कोई थॉट आता रहता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो वैसा, तो को नहीं नहीं मैं ये सब करता हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने उसके कान में कुछ कहा कि तुम ये चैंट करो, ये मंत्र चैंट करो, और उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें नहीं रहेगा। तो फिर उसके बाद जाते जाते उन्होंने उससे कहा कि डोंट थिंक अबाउट द मंकीज़, और वो आगे बढ़ गए। ये साहब जब गए और जाके इन्होंने जैसी अपने मेडिटेशन में बैठे और जाके करना शुरू किया, तो सबसे पहला ख्याल मंत्र का उच्चारण करते वक्त उनके दिमाग में आया वो मंकी जो आसपास थे, और वो मंकीज़ को याद करते रहे जब तक उन्होंने वो अपनी मेडिटेशन में वो अपने मंत्र को बोलना शुरू किया। परेशान हो गए, चेंज की जगह, नहाए, अपने फ्रेशन अप होके दोबारा बैठे और दोबारा वही हुआ। तो दिन में कई मर्तबा उन्होंने कोशिश की और हर मर्तबा उनका नतीजा ज़ीरो, क्योंकि वो मंकी को छोड़ ही नहीं पा रहे थे, उस मंकी को सोचते ही जा रहे थे। तो फिर वो अगले दिन पहुँचे वहाँ पर वापस मॉन्क के पास, और उनसे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि कल से मैंने इतनी बार कोशिश की और मैं नहीं मेडिटेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में बार-बार ये मंकी आ रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने तो आपसे कहा था कि मंकी के बारे में नहीं सोचना है। तो कहने लगी मैं कितना भी वो करता हूँ मगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। देन द मॉन्क रिप्लाइड स्माइलिंगली, देन योर ब्रेन इज लाइक एन स्प्रिंग, जितना दबाओगे इतना ही तेज उछलेगा। यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, नॉर द इमोशंस, no, neither your emotions nor your family nor your any event that is going to happen or that's happening in your life. तो कंट्रोल करना ही क्यों है? लेट इट फ्लो, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। जैसा आ रहा है आने दो। थोड़ी देर बाद जब आपको एहसास होगा कि आप वहाँ से निकलते 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 आप एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाएंगे जहाँ आपको कोई ख्याल नहीं आएगा, और उस ख्याल के ना आने में आप क्या करेंगे? आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप प्रैक्टिस करिए। सो माइंडफुल प्रैक्टिस कैन take out the solution for this
Overthinking. Overthinking is not a disease. ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये आपने इस पे लगाम नहीं लगाई, इसको नहीं रोका, तो ये बहुत सी बीमारियों को पैदा करती है। और जब ये बीमारियाँ जैसे कि एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है एंड फाइनली सुसाइड आपको इन सब चीज़ों की तरफ ले जाएगी ये ओवरथिंकिंग। तो just whenever you get this loop of overthinking, try to move out of it. And you have to have these practices, which I told you right now. ये सारी प्रैक्टिसेस आपको करनी है और इन प्रैक्टिसेस के साथ साथ आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पस तलाश करना है, क्योंकि एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। अगर आप कोई पर्पस तलाश करेंगे, कुछ सोचेंगे, ना सिर्फ अपने लिए लेकिन औरों के लिए भी, तब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ होगा करने के लिए और उस वक़्त ओवरथिंकिंग के लिए टाइम ही नहीं होगा। सो जस्ट डोंट ओवरथिंक, डोंट ट्राई टू कंट्रोल, बी हैप्पी एंड बी माइंडफुल।